Hello friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर का फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है। अगर इसके प्रीवियस के लेक्चर देखने हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया है, आप वहाँ से जाकर मेरे प्रीवियस के सारे लेक्चर्स देख सकते हैं। मैंने उसकी प्लेलिस्ट का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है। सो आज हम फिजिक्स का चैप्टर नंबर 2, जिसका ये लेक्चर नंबर 2 है, पढ़ेंगे। चैप्टर का नेम था मैग्नेटोस्टैटिक्स और उसका एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे और उसका डिस्कस करेंगे, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। एग्जाम्स में काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो इसका मैं प्रूफ कराऊंगी। कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यानी कि बी वेक्टर से जिसको डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू फाइंड करना सिखाऊंगे, और साथ ही साथ डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर भी हम इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कर्ल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, इट मीन्स कर्ल ऑफ बी वेक्टर के बारे में हम पढ़ेंगे। सो यहाँ पर मैं एक डायग्राम ड्रॉ करती हूँ और फिर उसको एक्सप्लेन करती हूँ। अब देखिएगा, मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया है, इसको समझते हैं ये क्या बनाया है। ये पूरा हमारा इमेजिनेशन है, हमने ये कंसिडर करा है कि ये कोई भी एक स्टेडी फ्लो, मतलब कि एक ऐसा एरिया है जहाँ पर चार्ज जो है वो स्टेडी फ्लो हो रहा है। यानी कि यहाँ पर जो जितना भी इस एरिया जो हमने कंसिडर करा है, यहाँ पर जो चार्ज है, आवेश है, उसका जो फ्लो है वो स्टेडी है, यानी कि कांस्टेंट है, एक तरह से कह सकते हैं कांस्टेंट है। तो इस एरिया में जो करंट की डेंसिटी है उसको मैंने जे से डिनोट किया है। ये जो जे है यहाँ पर, ये करंट डेंसिटी है जिसको मैंने यहाँ पर दिखाया है। तो इस पूरे एरिया में जो करंट डेंसिटी है वो भी कांस्टेंट रहेगी। इस पूरे एरिया में जो मैंने कंसिडर कराया ये एरिया, जो कि एक चार्ज स्टेडी फ्लो एरिया है, यानी कि यहाँ पर आवेश स्थिर प्रवाह होती है, वहाँ पर जो करंट डेंसिटी है, हिंदी में कहें धारा घनत्व जो है, वो कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो कांस्टेंट रहने का मतलब यह है कि वो टाइम के साथ जो यहाँ पर करंट डेंसिटी है जे, वो चेंज नहीं होगा। ठीक है, जो यहाँ पर जे है करंट डेंसिटी, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होगी, लेकिन जे की जो वैल्यूज़ हैं वो अलग अलग प्लेसेस पर अलग अलग होंगी। इस एरिया में अलग अलग प्लेसेस पर, वो अलग अलग जगह पर उसकी वैल्यू अलग अलग होगी। जैसे इस पॉइंट पर अगर यहाँ पर करंट डेंसिटी जे है तो इस पॉइंट पर वो J1 भी हो सकती है, अलग पॉइंट पर अलग करंट डेंसिटी हो सकती है इस सरफेस में। इतना समझिए। उसके बाद इस सरफेस में एक हमने क्लोज्ड सर्किट लिया है S, जिससे हम डिनोट कर देते हैं S। ठीक है, हमने एक इस सरफेस में क्लोज्ड सर्किट लिया है जिसे हम S कह सकते हैं। सो इस सर्किट के थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, इस क्लोज्ड सरफेस, जो ये क्लोज्ड सर्किट है, इसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू इस करंट डेंसिटी के फ्लक्स के बराबर हो सकती है, फ्लक्स के बराबर होगी। इस एरिया में जो क्लोज्ड सर्किट है उसके अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वैल्यू इस करंट डेंसिटी के फ्लक्स के इक्वल होगी। तो इट मीन्स जो इस पूरे क्लोज्ड सरफेस में, इस पूरे क्लोज सर्किट में जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैं उसको आई से डिनोट करती हूँ, अगर उस करंट को मैं आई लेट करती हूँ, तो वो उस फ्लक्स के जो इसमें करंट डेंसिटी है उसके इक्वल होगी। सो इस तरह से आई की वैल्यू आएगी डबल इंटीग्रल जे वेक्टर डॉट डी ए। ये वैल्यू निकल कर आई इस क्लोज सरफेस के अंदर जो करंट है उसकी वैल्यू निकल कर आई। इस इक्वेशन को मैंने लेट कर लिया 1। बस यही बात जो थी मेन वो समझने की थी। अब क्वेश्चन बहुत इसका जो कर्ल बी निकालेंगे हम, कर्ल ऑफ बी वेक्टर निकालेंगे, वो बहुत इजी हो जाएगा। वो कैसे देखिएगा, मैंने अपने इससे प्रीवियस वाले लेक्चर में एम्पियर्स सर्किटल थ्योरम पढ़ाई थी, एम्पियर्स लॉ पढ़ाया था। सो मैं यहाँ पर उसका यूज़ करूँगी। तो अगर आपने मेरा प्रीवियस का लेक्चर नहीं देखा है तो उससे पहले आप प्रीवियस का लेक्चर देख लें, क्योंकि उसमें मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक एम्पियर्स लॉ पढ़ाया था जिसका यूज़ यहाँ पर होगा। तो पहले वो देख लें, फिर उसके बाद ये वाली वीडियो देखें। सो मैं यहाँ पर एम्पियर्स का फॉर्मूला, एम्पियर्स थ्योरम लिख देती हूँ। ठीक है, सो एम्पियर्स थ्योरम क्या कहती है सबसे पहले। सो एम्पियर्स थ्योरम जो कि मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में करा चुकी हूँ, वो होती है इंटीग्रेशन ऑफ
बी डी एल वेक्टर इक्वल्स टू के म्यू नॉट, या म्यू से नोट कर सकते हैं, म्यू नॉट आई। ये होती है एम्पियर्स थ्योरम, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। इसका मतलब भी यही होता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड का जो इंटीग्रेशन है वो आई उस पूरे क्लोज सरफेस में जो करंट फ्लो हो रहा है उसके म्यू नॉट गुना होती है, म्यू नॉट का मल्टीपल होता है, एम्पियर्स थ्योरम ये कहती है। ठीक है, इसको डीपली पढ़ना है तो अगेन कह रही हूँ प्रीवियस वाले लेक्चर को देख लें। अब हम इसका यूज़ यहाँ पर यूज़ करेंगे कर्ल ऑफ बी वेक्टर निकालने में। कर्ल ऑफ बी वेक्टर फाइंड करने के लिए हमने एम्पियर्स थ्योरम का यूज़ किया है, तो देखिएगा यहाँ पर आई की वैल्यू लगाएंगे जो हमने यहाँ पर निकाली है। इस इक्वेशन नंबर 1 का हम यूज़ करेंगे इस वाले थ्योरम में। सो हम वही करते हैं, सबसे पहले इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल एज इट इज़ रहेगा एंड देन इक्वल्स टू म्यू नॉट भी एज इट इज़ रहेगा, एंड आई के प्लेस पर हम ये रख देंगे जो कि हमने आई की वैल्यू कंसिडर की थी, डबल इंटीग्रल सरफेस जे डॉट डी ए। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर वैल्यू लगा दी है और इस इक्वेशन को मैं लेट कर लेती हूँ, ये इक्वेशन है हमारी सेकंड। अब हमने अपने प्रीवियस क्लासेस में स्टोक्स थ्योरम पढ़ी होगी, प्रीवियस सेमेस्टर में हमने स्टोक्स थ्योरम पढ़ी थी, प्रीवियस सेकंड सेमेस्टर में भी आपने फिजिक्स के काफ़ी डेरिवेशन ऐसे किए होंगे जिसमें स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ होता है। तो यहाँ पर भी यूज़ होगा स्टोक्स थ्योरम का। सो अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ, बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम क्या होती है। ठीक है, तो गॉस थ्योरम जब मैंने कराई थी अपने प्रीवियस लेक्चर में तो वहाँ पर भी मैंने स्टोक्स थ्योरम, डाइवर्जेंस थ्योरम का डिस्कस किया था। ठीक है, सो बाय यूजिंग स्टोक्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम होती है इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल वेक्टर सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए, ये होती है स्टोक्स थ्योरम। सो देखिएगा स्टोक्स थ्योरम के यूज़ से ही हमें यहाँ से कर्ल मिलेगा, हमें कर्ल ऑफ बी वेक्टर निकालना है, स्टोक्स थ्योरम का ही यूज़ करके हमें कर्ल ऑफ बी वेक्टर मिलेगा। अगर हमें डाइवर्जेंस निकालना होता है तो हम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का यूज़ करते हैं, और अगर हमें कर्ल निकालना होता है तो हम स्टोक्स थ्योरम का यूज़ करते हैं। सो ये देखिएगा स्टोक्स थ्योरम है, इसको मैंने क्वेश्चन लेट कर लिया थर्ड। अब देखिएगा इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल, अगर हम इक्वेशन सेकेंड और इक्वेशन 3 को कंपेयर करते हैं तो यहाँ से हमें कर्ल ऑफ बी वेक्टर मिलेगा। सो लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन सेकेंड एंड थर्ड, इक्वेशन थर्ड एंड सेकेंड का हम कंपेयर करेंगे। देखिएगा आप भी ध्यान से, तो इंटीग्रेशन ऑफ बी डी एल इसके इक्वल है और इंटीग्रेशन बी डी एल इसके इक्वल है, तो ये दोनों एक दूसरे के इक्वल होगी। सो हम वही करेंगे, इन दोनों को इक्वल लिख देंगे। सरफेस इंटीग्रल कर्ल ऑफ बी वेक्टर डॉट डी ए इक्वल्स टू, डी ए वेक्टर यहाँ पर भी हम लगा सकते हैं। ठीक है, इक्वल्स टू म्यू नॉट डबल इंटीग्रल सरफेस में जे वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। अब देखिएगा इनको जब हम कंपेयर करेंगे तो यहाँ से हमें क्या मिलता है, या फिर आप ऐसे कीजिएगा, इसको इधर ले आऊँगी मैं, इस पूरे टर्म को मैं इधर ले आऊँगी उठाकर, तो ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रल कॉमन आ जाएगा दोनों में से, अंदर बचेगा कर्ल ऑफ बी वेक्टर, और ये म्यू नॉट अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगी, म्यू नॉट अंदर मल्टीप्लाई करा दूंगी तो कितना हो जाएगा, माइनस म्यू नॉट जे, बाहर दोनों में कॉमन क्या आएगा, डी ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हुई, वाला स्टेप मैं अगेन बता रही हूँ ये कैसा आया वाला स्टेप। ये वाला टर्म को मैं इधर उठा कर ले आई हूँ, इक्वल्स टू के इधर ले आई हूँ, तो इक्वल्स टू के इधर लाने पर ये हो जाएगा माइनस का, और म्यू नॉट की अंदर मल्टीप्लाई कराई, म्यू नॉट जे हो गया। ठीक है, इधर ले आई मैं, माइनस का हो गया। उसके बाद दोनों में मुझे कॉमन दिख रहा था डी ए, तो मैंने दोनों में डी ए ले लिया, और सरफेस इंटीग्रल कॉमन दिख रहा था तो इधर मैंने लिख दिया सरफेस इंटीग्रल इक्वल्स टू के ये। अब हमें कर्ल ऑफ बी वेक्टर मिल चुका है, ये सब टर्म्स 0 के पास चल जाएंगे, इसका इंटीग्रेशन भी 0 के पास जाएगा, डी ए भी 0 के पास जाएगा पूरा का पूरा। तो कर्ल ऑफ बी वेक्टर माइनस म्यू नॉट जे इक्वल्स टू 0,
कर्ल ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू के अभी इधर जाएगा म्यू नॉट जी। तो कर्ल ऑफ बी वेक्टर हम फाइंड कर चुके हैं। कर्ल ऑफ बी वेक्टर होता है इक्वल्स टू के म्यू नॉट जी। तो इस तरह से हमने फाइंड करना सीखा। यहाँ पर आप वेक्टर का साइन भी लगा सकते हैं। कर्ल ऑफ बी कितना इजी था बताइए, बिल्कुल भी टफ नहीं था ये। अगर फिर भी डाउट है तो आप वीडियो को पॉज करके रिवाइंड करके दोबारा से देखिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा। और फिर भी अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं, वो मैं डाउट क्लियर कर दूंगी। बहुत छोटा सा प्रूफ है, बहुत छोटा सा। इसमें आपको टर्म्स को फाइंड करना है। कर्ल ऑफ बी वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, स्टोक्स थ्योरम का यूज़ होता है, एम्पियर्स थ्योरम का यूज़ होता है। तो आपको एम्पियर्स थ्योरम और स्टोक्स थ्योरम पता होनी चाहिए, तो आप इजीली कर्ल ऑफ बी वेक्टर फाइंड कर सकते हैं। अब हम निकालेंगे डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर। अब हम क्या सीखेंगे, डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर फाइंड करना सीखेंगे। तो मैं नेक्स्ट पेज पर बताती हूँ। सो देखिएगा, मैंने यहाँ पर हेडिंग नोट कर दी है, डाइवर्जेंस ऑफ अ मैग्नेटिक फील्ड या डाइवर्जेंस ऑफ अ बी वेक्टर। तो डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर समझने के लिए हम फिर से एक डायग्राम से समझ सकते हैं। और वो डायग्राम मैं यहाँ पर ड्रॉ कर देती हूँ। एक सिलेंडर, मैं यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ कर रही हूँ, ठीक है। इस सिलेंडर के डायग्राम से हम समझ सकते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर को, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर एक सिलेंडर ड्रॉ किया है जो कि हॉरिजॉन्टली है, ठीक है। अब इसको समझने की बात यह है कि जो सिलेंडर है, ठीक है, तो ये जो सिलेंडर है इसके एक्सिस पर कोई ऐसा करंट फ्लो वाला कंडक्टर रखा है जिसमें करंट फ्लो हो रही है। जब करंट फ्लो होती है तो उसको हम इस तरह से दिखा सकते हैं, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है, ठीक है। तो इसके सिलेंडर के एक्सिस पर कोई कंडक्टर रखा है जिसमें करंट फ्लो हो रही है आई, ठीक है। अब इस पूरे सिलेंडर में एक्सप्रेस हो रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड। अगर इस सिलेंडर के एक्सिस पर कोई कंडक्टर रखा है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है तो उस पूरे सिलेंडर के सरफेस पर एक्सप्रेस हो रही होगी, क्या हो रही होगी, मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस हो रही होगी। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो एक्सप्रेस हो रही होगी उसकी वैल्यू होगी 0। यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस हो रही है उसकी वैल्यू होगी 0। क्यों होगी, वो इसलिए होगी क्योंकि जितनी मैग्नेटिक लाइंस इस सिलेंडर के अंदर एंटर करेंगी उतनी ही फ्लक्स लाइंस इस सिलेंडर से बाहर निकलेंगी। आप समझिए, अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड एक्सप्रेस हो रहा है तो इस सिलेंडर के अंदर जितनी मैग्नेटिक लाइंस एंटर करेंगी उतनी ही फ्लक्स लाइंस इस सिलेंडर से बाहर निकलेंगी, जिसकी वजह से इस सिलेंडर में मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। सो इस तरह से इसको हम यहाँ से लिख सकते हैं, डबल एंट्री BDS इक्वल्स टू 0, बिकॉज हमने दिखा दिया कि मैग्नेटिक फील्ड हमारा क्या होगा 0। और इसको हमने लेट कर ली इक्वेशन नंबर 1। सो इसको आपको याद रखना है। यहाँ पर भी जो इक्वेशन नंबर 1 बनी थी इसको भी आपको याद रखना है वो कैसे बनी, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने आपको बता दिया है कि इक्वेशन नंबर 1 कैसे बनी। उसके बाद सिंपल है, यहाँ पर हम यूज़ करेंगे गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का। सो हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। और मैं अपने प्रीवियस के काफ़ी सारे लेक्चर्स में गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम का डिस्कस कर चुकी हूँ। सो मैं यहाँ पर लिखती हूँ, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम क्या होती है, डबल इंटीग्रल सरफेस में BDS वेक्टर इक्वल्स टू ट्रिपल इंटीग्रल V डाइवर्जेंस ऑफ V वेक्टर DV। ये होती है गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। क्या होती है, गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम। इस इक्वेशन को हम सेकंड लेट कर लेते हैं। ऐसे याद रखिएगा कि गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम जो होती है वो कन्वर्ट करती है सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में, ठीक है। जो डाइवर्जेंस थ्योरम होती है वो सरफेस इंटीग्रल से वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज होती है। और जो स्टोक्स थ्योरम होती है वो होती है लीनियर इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में। स्टोक्स थ्योरम जो होती है लीनियर इंटीग्रल से सरफेस इंटीग्रल में। सो ये छोटी छोटी बातें हैं जो याद रखनी पड़ती है, जिनसे कि आपके जो प्रूफ होते हैं, जो फिजिक्स के डेरिवेशन होते हैं वो इजी हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। ये हम इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करेंगे। तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2,
जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे सो हमें यहाँ से दिखेगा ये इसके इक्वल है, यानी कि ये इसके इक्वल है, तो यानी ये वाला जो टर्म होगा वो इस ज़ीरो के इक्वल होगा। तो यानी कि ट्रिपल इंटीग्रल वॉल्यूम डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर डी वी इक्वल्स टू ज़ीरो होगा। सो इंटीग्रेशन अगर मैं ज़ीरो के पास भेज देती हूँ तो बचेगा डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर ज़ीरो। तो डाइवर्जेंस ऑफ वी वेक्टर क्या निकल कर आया? ज़ीरो। सो इस तरह से हम फाइंड करते हैं डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर, जो कि हमारा ज़ीरो आया है। सो आई थिंक आपके क्लियर हो गया होगा कि कैसे हम फाइंड करते हैं कर्ल ऑफ बी वेक्टर एंड डाइवर्जेंस ऑफ बी वेक्टर। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, वो मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू फ्रेंड्स।